नमस्कार दोस्तों ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी सेंट्रल और स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। तो दोस्तों थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं पहले लेक्चर का, हमने क्या पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। फिर हम देखे थे कि उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे किया था। इसके बाद फर्स्ट कैबिनेट, पहला मंत्रिमंडल हुआ था तो किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखी थी हमने, संविधान सभा देखी थी, पूरा उसका पूरी बॉडी का कैसे क्या बनी और कैसे उसको संविधान बनाया उन्होंने। इसका फिर हमने पूरा उसका कमेटी वगैरह देखी थी। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा जिस किसी ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा हो वो मेरा पहला लेक्चर देखे, तभी इस लेक्चर को आप समझ पाएंगे और इसको कैरी कर पाएंगे। और इससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर सीरियस किसी को जो ले रहे हैं इसको और बस उनको जिनको किसी वास्तविक नौकरी चाहिए है तो वो एक पेन कॉपी लेके बैठें और नोट्स बनाते जाएँ और इसके बाद उस नोट्स को रिव्यू करते रहें, बार बार उसको रिवीजन करते रहें तो उनका ये तैयार हो जाएगा। और जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो अपना जैसे भी समझें। तो शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, तो मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी चीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट की या हमने सीखी, किस कंट्री की कौन सी व्यवस्था अच्छी थी वहाँ से हमने उसको सीखा। एक चीज़ मैं इससे पहले बता दूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है कि हमने अपना संविधान कहीं से बोरो किया है या हमने कहीं से अपना संविधान को कॉपी किया है। तो मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं कि हमारा संविधान किसी भी कंट्री के संविधान की कोई कॉपी नहीं की गई है। हमने वहाँ से कोई व्यवस्था सीखी है, किसी कंट्री की कोई व्यवस्था अच्छी रही है तो हमने उस व्यवस्था को वहाँ से सीखा, फिर अपने कंट्री के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, अपनी जनता के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया, उसको उसमें चेंज किया और फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो हमने किसी से कोई चीज़ को कॉपी नहीं किया है। तो कुछ सोर्स हैं, हमने कौन सी चीज़ कहाँ से सीखी है तो देख लेते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिक से अधिक पार्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं। वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट, वो लोग अपने सिटीजन को फंडामेंटल राइट अधिक अच्छे देते हैं, फंडामेंटल राइट उनके यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो मौलिक अधिकार जिनको कहते हैं, जो किसी भी आदमी के पैदा होते ही उसको मिल जाते हैं और ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सन के लिए। अगर मौलिक अधिकार नहीं है उसके पास, फंडामेंटल राइट नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं उसका। फिर हमने देखा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो कैसे, तो वो भी हमने अमेरिका से सीखी है। फिर जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू के बारे में आपको बता दूँ थोड़ा सा कि जैसे कोई लॉ पास किया, मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, फिर वो लॉ को देखा जाता है कोर्ट के द्वारा कि क्या वो जो लॉ बनाया गया है वो संविधान के अकॉर्डिंग है। अगर नहीं है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। अगर है तो उसको फिर कंटिन्यू किया जाता है, उसको बोलते हैं जुडिशरी रिव्यू। तो ये भी हमने अमेरिका से सीखी है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही सर्वोच्च है, ये भी हमने अमेरिका से सीखा है। राष्ट्रपति और उस पर इम्पीचमेंट, उस पर महाभियोग कैसे लगाएंगे, तो ये भी हमने अमेरिका से सीखा है। और प्रेसिडेंट, जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उनको कैसे रिमूव करेंगे। तो राष्ट्रपति को रिमूव हो गया, वाइस प्रेसिडेंट को हो गया, उपराष्ट्रपति को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको कैसे हटाएंगे। और नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको कहें कि वित्तीय आपात, वो अगर लगेगा उसके क्या प्रभाव होंगे, कैसा लगेगा, कब, किन परिस्थिति में, तो वो सारी चीज़ हमने सीखी है अमेरिका से। इसको अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, फंडामेंटल राइट तो स्पेशली वो सभी। और इसमें तो बस अभी थोड़ा सा रिव्यू है, देखेंगे कौन सी चीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट की है। फिर दूसरा पार्ट है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो पार्लियामेंट गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट गवर्नेंस, पार्लियामेंट कैसे चलती है, क्या है, वो पूरा हमने ब्रिटिश से उसको सीखा है। फिर रूल ऑफ लॉ, कोई लॉ है तो विधि का ही निर्माण है, विधि का ही शासन है जिसको कहेंगे। तो विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश से सीखी है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैसे नियम बनाए जाते हैं, क्या, वो भी ब्रिटिश से सीखा है। तो पूरा पार्लियामेंट हमने वहाँ से सीखा है। सिंगल सिटीजन है, इंपॉर्टेंट है, एक ही नागरिकता हमने ब्रिटिश से सीखी है। पार्लियामेंट प्रिविलेज, पार्लियामेंट को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो भी हमने ब्रिटिश से सीखा है।
पोस्ट बाइकैमरल, तो ये भी हम लोगों ने ब्रिटिश से सब कुछ सीखा है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और कई बार इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो ये रिवीजन हो जाएगा, तो फिर ये नहीं भूलेंगे। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ, इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये किसी राज्य को, किसी गवर्नमेंट को इंडिकेट करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को इंडिकेट करते हैं कि आपको समाज के वेलफेयर के लिए क्या क्या स्टेप उठाने हैं, वो उनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सिस्टम, प्रेसिडेंस के लिए इलेक्टोरल सिस्टम मतलब प्रेसिडेंस के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालते हैं, तो उसका एक पूरा जो तैयार किया जाता है ड्राफ्ट, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल सिस्टम। ये भी हमने आयरलैंड से सीखा है। नॉमिनेशन ऑफ इमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जैसे कि लिटरेचर, साहित्य हो गया, आपको कला हो गया, विज्ञान और समाज सेवा, तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस में कुछ लोगों का मनोनीत किए जाते हैं, कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, 12 लोगों को, तो वो कहाँ से हम लोगों को सीखा। तो राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने लोगों को, 12 लोगों को, किन किन फील्ड में, 4 फील्ड हैं, चारों का याद रखना, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, इनके फील्ड में नियुक्ति करते हैं। तो ये हमने सीखा है आयरलैंड से। इसके बाद फिर कनाडा से, कनाडा में जो यूनियन की जो व्यवस्था है, जो संघ की व्यवस्था है, फेडरल जो फीचर है, वो हमने कनाडा से सीखा है, फेडरल सिस्टम पूरा। अभी बताएंगे फेडरल यूनियन में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, वो आगे चल के, लेकिन पूरा जो संघवाद का जो ढांचा है वो हमने कनाडा से सीखा है। फिर रेसिडुअल पावर, ये क्या होती है, रेसिडुअल पावर सेंटर के पास रहेंगे, अभी बता रहे हैं। वो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर है जो गवर्नर की कैसे नियुक्ति करते हैं, गवर्नर जो स्टेट में होते हैं, राज्य में होते हैं, तो उनकी कैसे नियुक्ति करते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, वो कनाडा से हम लोगों ने सीखा है। ये जो रेसिडुअल पावर हैं और ये कनकरेंस लिस्ट हैं, इनके बारे में सोचिए, 3 पावर को कैसे डिवाइड किया गया सेंट्रल स्टेट के बीच में। 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर कानून बनाता है और स्टेट में स्टेट कानून बनाता है, और एक होती है कनकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। अब ऐसे कुछ लाभ बच जाते हैं, ऐसे कुछ बच जाते हैं जिसमें जिसको में किसी को नहीं दिया गया, उसको बोलते हैं रेसिडुअल पावर। तो जो रेसिडुअल पावर है वो सेंटर के पास में रिजर्व करके रखी जाती है। तो रेसिडुअल पावर जो हम लोगों ने कनाडा से सीखी, लेकिन वही कनकरेंट लिस्ट जो थर्ड वाली लिस्ट अभी हम बताया आपको, सेंटर, स्टेट और कनकरेंट लिस्ट, वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने सीखा है। ऑस्ट्रेलिया में क्या था। फिर लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल की लैंग्वेज कैसे होगी, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट के दोनों जो वो होते हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा, उनकी ज्वाइंट सिटिंग होती है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। फिर जर्मनी का जो वाइबर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा है, वहाँ से सीखा है जैसे फंडामेंटल राइट हैं, तो फंडामेंटल राइट को कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे जिनको पोस्टपोन दिया जाता है। कब कर दिया जाता है, इमरजेंसी, जब किसी देश में इमरजेंसी लगती है हमारी कंट्री में, तो जब इमरजेंसी लगेगी तो कुछ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वो जो सस्पेंड करेगा कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ये कहाँ से हम लोगों ने सीखा है, ये जर्मनी से हम लोगों ने सीखा है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या सीखा है, प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो संविधान में संशोधन कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका से सीखा है। और जो राज्यसभा होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा, तो राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो होता है वो कहाँ से सीखा है, दक्षिण अफ्रीका से। रूस, रसिया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट हम लोगों को दिए गए हैं कुछ, तो हमारी फिर फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, तो वो हमने रसिया से सीखी हैं, जैसे किसी मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन नहीं करना है। जापान, प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ के द्वारा, विधि द्वारा स्थापित शासन है, प्रक्रिया, तो ये हमने जापान से सीखा है। इसके संविधान के भाग हैं, पार्ट हैं, तो जो पार्ट है, किस पार्ट में क्या चीज़ का वर्णन है, क्या चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पार्ट वन या भाग 1 में इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ है, यूनियन है और उसकी टेरिटरी है, तो कहाँ तक हमारा यूनियन फैला हुआ है और उसकी टेरिटरी कहाँ तक है, तो इसमें पूरा ये मिलेगा भाग 1 में, और आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आता है। दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। किसी भी आदमी को कौन सी नागरिकता दी जाएगी और क्या उसके प्रावधान होंगे, वो सारा इसमें मिलेगा 5 से 11 आर्टिकल में। अभी इसको हम लोग बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, बस अभी तो ये आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। आगे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि फंडामेंटल राइट या सिटीजनशिप कौन से पार्ट में रखे हैं।
फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये पार्ट थर्ड में रखें, जितना मार्क लगाए उतना ही कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 12 से 35। फिर अभी हम बताए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या होते हैं अभी पूरा बताए थे हमने। तो ये 36 से 51 तक में है और पार्ट 4 में है। फिर इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, तो 4A में है, 4A में है और आर्टिकल 51 में है, तो फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद अब फिर देखते हैं भाग 5, तो इसमें यूनियन की बात की गई है, पूरी यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है और 6 में स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है। 8 वाले में यूनियन टेरिटरी की बात की गई, तो यहाँ यूनियन 5 में, 6 में स्टेट गवर्नमेंट और 8 में यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। इसके बाद फिर 9 भाग में, 9 पार्ट 9 में पंचायत की बात की गई है गांव लेवल पे। फिर म्यूनिसिपैलिटी की बात की गई 10 भाग में। और भाग 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन रहेंगे वो आपको भाग 11 में मिल जाएगा। और भाग 14 में क्या मिलेगा, भाग 14 में सर्विस है, किस किस के अंडर में, सेंट्रल और स्टेट के अंडर में सर्विस जो आती है उसमें क्या प्रावधान रहेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन, निर्वाचन, भाग 15 में मिल जाएगा आपको। और इसका तो आर्टिकल भी आपको याद रखना 324 और 329। इलेक्शन है, भाग 15 है। भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा 243 से 251, ये आपको भाग 17 में मिलेगी, पार्ट 17। इमरजेंसी, आपात उपबंध 352 से 360, इमरजेंसी भाग 18 में मिलेगा। इसके बाद फिर भाग 20 में हम लोग को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन कैसे करेंगे, तो भाग 20 में मिलेगा, पार्ट 20 में आर्टिकल 368 368। इसके बाद फिर संविधान की कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ शेड्यूल हैं, तो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो शेड्यूल है उसमें क्या है, पहला शेड्यूल देख लेते हैं। तो पहला शेड्यूल में पहला शेड्यूल में क्या है कि नेम ऑफ स्टेट, स्टेट का नाम और देयर टेरिटरी जुडिशन, और कहाँ तक उसका फैलाव है, कितना उसका एरिया है ये, और यूनियन टेरिटरी उसका नाम और उसका एक्सटेंशन, तो स्टेट का नाम, उसका एक्सटेंशन कितना है, कितना उसका एरिया है, और यूनियन टेरिटरी है उसका नाम, उसका एरिया कितना है, तो ये आपको पहले शेड्यूल में मिल जाएगा। इसके बाद फिर दूसरे में देखेंगे हम लोग, दूसरे में क्या है कि जैसे राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, आपके जज हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, और आपके लोकसभा के अध्यक्ष हुए, राज्यसभा के अध्यक्ष हुए, ये सब जितनी पर्सनालिटी हैं तो इनके लिए वेतन भत्ता, सैलरी है, अलाउंस है, पेंशन है, इनका सारा जो मैनेजमेंट है, सारा जो कंटेंट वो सेकंड शेड्यूल में है। तो शेड्यूल सेकंड में है, अनुसूची 2 में है। और इनको ये जो जितने भी हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, या फिर आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, वो उनकी जो सैलरी की बात 2 में की गई है, और 3 में उनकी ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है, मतलब वो शपथ लेते हैं तब उनके लिए क्या प्रावधान है। फिर चौथी अनुसूची, अभी मैं बता रहा था कि 12 सदस्य को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, 4 क्षेत्र में, चारों क्षेत्र बताए थे अभी हमने, तो वो जो करता है वो शेड्यूल 4 में है, चौथे शेड्यूल में रखा गया है, चौथी अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो मैं जो सॉरी मैं गलत बता गया, इसमें क्या है कि 4 शेड्यूल में कि एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट, मतलब कितने सीट को एलोकेट किया गया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कितनी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो किस राज्य से कितनी सीटें हैं राज्यसभा के लिए, ये चौथे अनुसूची में आपको मिलेगा। 4 शेड्यूल में ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद फिर हम देखेंगे 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में क्या देखेंगे कि प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया, तो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया उसको कैसे कंट्रोल करना, क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे उसको नियंत्रण करेंगे, वो सारा अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र आपको 5वीं अनुसूची में मिलेगा। 5th अनुसूची में मिल जाएगा वो पूरा। और इसको जो कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या जनजाति क्षेत्र है, उसको कोई भी क्षेत्र को डिक्लेयर कर दिया कि ये क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, वो राष्ट्रपति के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उसको किसी भी क्षेत्र को डिक्लेयर करना कि वो शेड्यूल एरिया है। फिर 6वें में हम देखेंगे कि 4 स्टेट की बात की गई, असम की मैप में देख लेना आप, मेघालय की, त्रिपुरा और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, सटे हुए सब, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इनके ट्राइबल एरिया है इनका, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे।
ठीक है। तो ट्राइबल एरिया इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। फिर देखेंगे 7वें अनुसूची। 7वें अनुसूची में क्या है, पावर का डिवीजन है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो अभी मैं बताया था कि 3 लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है। इसमें 97 सब्जेक्ट थे पहले शुरू में, लेकिन अब 100 सब्जेक्ट हैं इसमें। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, 66 अब 61 सब्जेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 सब्जेक्ट हैं। 8वीं अनुसूची देखते हैं, 8 शेड्यूल। इसमें लैंग्वेज की बात की गई, ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंडिया की। तो शुरुआत में तो 14 थी, 14, लेकिन अभी 22 है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में कि एक फंडामेंटल राइट हम लोग जब देखेंगे तो आगे उसमें और डिटेल हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था शुरू में। तो उसमें ये होगा कि जैसे गवर्नमेंट को किसी के भूमि का अधिग्रहण करना हो कि डेवलपमेंट कार्य के लिए, मान लो कोई रेल की पटरी निकालना है या कोई इंडस्ट्री लगना है, वो नहीं देना चाह रहा है तो वो कोर्ट चला जाएगा। तो उसका वो फंडामेंटल राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी है, वो कोर्ट चला गया तो कोर्ट को उसके फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना है, तो वो सरकार से जमीन छीन लेगा कि भाई नहीं, हम नहीं देना चाह रहे हैं। तो क्या किया कि पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और उसमें ये कहा गया कि अगर संपत्ति का अधिग्रहण होता है, राज्य करती है, तो आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते इस चीज को। तो फिर ये देखा कि ये तो फंडामेंटल राइट है, इसको क्यों नहीं दे सकते हैं। हालांकि 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। फिर इसके बाद 2007 में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद अगर इसमें ऐसी कोई सम्मिलित कानूनी की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो इसकी जो कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं अगर कोई अधिग्रहण करता है प्रॉपर्टी का। क्यों? इस बेस पे सिर्फ कि क्या वो मौलिक अधिकार को तो उल्लंघन नहीं कर रहा है, मौलिक अधिकार का तो हनन नहीं कर रहा है, तो अभी इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन कोर्ट को ये संतुष्ट करना पड़ेगा आपको कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। तो ये बकाया इसके बारे में और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। उसमें डिटेल दे रखा है राइट टू प्रॉपर्टी कैसे वहाँ से हटाया गया, 1978 में हटाया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, तो हम लोग उसको डिटेल देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल, समझ लीजिए। इसमें दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। इसमें क्या होता है, अभी ये बहुत ट्रेंड में है कि जैसे कोई भी MP या MLA है किसी पार्टी से जीता और दूसरी पार्टी में जाके मिल जाए, जैसे अभी कर्नाटक में होगा और मध्य प्रदेश में होगा, कांग्रेस के कुछ MLA भाजपा में चले गए, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कब आया था पिक्चर में, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, तो 1985 में होगा, 52वां होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ है 10वें शेड्यूल में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद 11वीं अनुसूची। तो 11वीं जो अनुसूची है ये और इम्पोर्टेंट है। इसमें पंचायत की बात की गई है, पावर ऑफ पंचायत। पंचायत क्या होती है, क्या क्या उनके लिए पावर होनी चाहिए। तो 29 सब्जेक्ट उनको दिए गए हैं, उनके पास 29 सब्जेक्ट हैं, ये याद रखना। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के बाद, वैसे तो हो गया था 1992 में, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ 93 में, तो 1993 की बात की गई। कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां, 73, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 की बात है, 93 की, ये म्यूनिसिपालिटी की बात करता है। 18 सब्जेक्ट दिए गए यहाँ पर, यहाँ 29 या 18, ये 12वें शेड्यूल की बात हो रही है, तो ये 12वां शेड्यूल हो गया। तो ये होगा। इसके बाद फिर बस इसको अभी लेक्चर को बाइंड यहीं करते हैं। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, और नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा अधिकार है। डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्यों डिसलाइक किया है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।